Hello students, good morning. Today I explain about this chapter 13 photosynthesis in higher plant. I want to explain about today, that is C4 pathway. Topic है the C4 pathway. The C4 pathway. Understand? C4 pathway and C3 pathway. इसके पहले हमने बताया C3 pathway, और C3 pathway में हम लोगों ने देखा कि एक RUBP रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, जिसमें एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद वाटर, ये दोनों को जोड़ने का काम एक एंजाइम कर रहा है, जो कि सबसे मोस्ट अबाउंडेंट एंजाइम था। पूरे आपके बायोस्फीयर की बात कर लीजिए कि पूरे बायोस्फीयर में सबसे मोस्ट अबाउंडेंट जो है ये आपका एंजाइम है, जिसका नाम है रुबिस्को। रुबिस्को जिसमें कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जोड़ा किसको, RUBP के साथ। तो यहाँ पे आपका जो है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, और 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बनने के जो प्रोसेस की कंडीशन होगी वहाँ पर कार्बोक्सिलेशन हुआ। कार्बोक्सिलेशन के बाद उसका जो है कार्बोक्सिलेशन, अंडरस्टैंड, कार्बोक्सिलेशन के बाद जो है रिडक्शन, और उसके बाद रीजनरेशन, अंडरस्टैंड। ये 3 प्रोसेस हम लोगों ने देखा, जिसमें कि पर साइकिल में 1 कार्बन एटम जो है आपको मिलेगा, जिसमें कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए 6 कार्बन की जरूरत पड़ेगी। तो केल्विन साइकिल को 6 टाइम रिपीट करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। जिसमें ये भी मिला आपका कितने, एक ATP, और उसमें जो होता है आपका एक साइक्लिक में कितने ATP और कितने NADP, एसिमिलेटरी पावर कौन कौन से ऐसे हैं जो उस तरह की यूटिलाइज किए जा रहे हैं। तो एसिमिलेटरी पावर में आपका ATP और NADP, क्योंकि लाइट रिएक्शन का ये प्रोडक्ट है आपका, अंडरस्टैंड। अच्छा, अब ये लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है, तो एक साइक्लिक में 3 ATP एंड 2 NADP का फॉर्मेशन हो रहा है। तो पूरे 6 साइकिल यदि चलाते हैं तो 18 ATP और 12 NADP ये यूटिलाइज होगा, और तब जाकर के ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनेगा, अंडरस्टैंड। मतलब एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कराने का काम जो है रुबिस्को कर रहा है, ठीक है, RUBP के साथ। अब कंडीशन ये होती है कि ये आपका जो है RUBP रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। बाई का मतलब होता है जहां पर 2 फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हो, एक फर्स्ट कार्बन पर और एक 5th कार्बन पर, ठीक है। और रिबुलोज जो है राइबोज का एक डेरिवेटिव है, जिसका नाम है रिबुलोज शुगर, अंडरस्टैंड। तो अब कंडीशन क्या हो रही है भाई कि रिबुलोज बाइफॉस्फेट, इस पर जुड़ेगा आपका CO2, और उसके बाद जो है ऑक्सीजन, 2 तरह की कंडीशन। और यहाँ पे एक एंजाइम काम करेगा जिसका नाम है रुबिस्को। रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, अंडरस्टैंड। यदि मान लीजिए कि ये आपका रुबिस्को, जिसमें कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज ये दोनों कंडीशन, अंडरस्टैंड। और जिस कंडीशन में आपका एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड यदि ज़्यादा रिलीज होता है, कंसंट्रेशन अधिक है,
तो वहाँ पर रुबिस्को जो है किसको प्रीफर करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को, और कार्बन डाइऑक्साइड को ला करके जुड़ेगा किस पर, RuBp पर। RuBp पर जुड़ने के बाद ये कंडीशन हो रही है कि ये बना रहा है आपका 3 कार्बन कंपाउंड, और वो 3 कार्बन कंपाउंड जो होगा वो 2 मोल बनेगा, और उसका नाम दिया जाएगा PgA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसीलिए इसका नाम रखा गया C3 साइकिल। लेकिन अब यदि मान लीजिए कि एटमॉस्फेयर में यदि मान लीजिए और कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो अब ये रुबिस्को किसको प्रीफर करेगा, तब कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं करेगा, तब ये ऑक्सीजन को प्रीफर करेगा। और जब ये ऑक्सीजन को प्रीफर करेगा तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन जो होगा अब जाकर के इसके साथ क्या करेगा, जुड़ेगा। अंडरस्टैंड? और यही जो है जुड़ाने का काम भी करेगा रुबिस्को, और उस कंडीशन में तब ये प्रोडक्ट बनेगा आपका, यहाँ पर तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया, तो यहाँ बनेगा फॉस्फोग्लाइकोलेट। अंडरस्टैंड? और ये 2 कार्बन कंपाउंड है। अंडरस्टैंड? जिसमें इस प्रोसेस का नाम दिया जाएगा फोटो रेस्पिरेशन। अंडरस्टैंड? और क्या करना है भाई, फोटो रेस्पिरेशन के थ्रू, ये मतलब ऑक्सीजन को प्रीफर करेगा रुबिस्को, तो वहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन होगा, और फोटो रेस्पिरेशन जब होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे फोटो रेस्पिरेशन होगा तो वहाँ पर 2 तरह से लॉस होगा। एक तो आपका मेन प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, जिसके थ्रू इसके थ्रू आपका PgA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के थ्रू जो है आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहाँ पर जो है ग्लूकोज का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। और दूसरी कंडीशन में कहाँ नुकसान होगा कि ये पूरे आपके एसिमिलेटरी पावर को भी यूज कर लेगा। अंडरस्टैंड? मतलब दोनों तरफ से लॉस होगा जब फोटो रेस्पिरेशन होगा। अंडरस्टैंड? तो जितने C4 प्लांट होते हैं ऑलरेडी वो ट्रॉपिक जोन में पाए जाते हैं, और ट्रॉपिकल जोन में जो होता है टेम्परेचर के लिए टॉलरेंट होते हैं। अंडरस्टैंड? उस वहाँ पर टेम्परेचर भी अधिक होता है, और उसके बाद वाटर की भी डिफिशियंसी होती है। अंडरस्टैंड? तो उस कंडीशन में वहाँ यदि कार्बन डाइऑक्साइड से कंपैरिजन में ऑक्सीजन यदि अधिक हो जाता है, तो उस तरह के प्लांट क्या करते हैं, उस तरह के प्लांट जो होते हैं ये आपके फोटो रेस्पिरेशन से बचते हैं, और फोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए अपने लीफ की एनाटमी को ही चेंज कर देते हैं। अंडरस्टैंड? जैसे लीफ की एनाटमी को कैसे चेंज करेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये लीफ का कोई टीएस है, ठीक है, लीफ का टीएस ले लिया, ये आपका अपर एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस, और ये जो है लोअर एपिडर्मिस है, ठीक है। तो अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, अंडरस्टैंड? और यहाँ प्रेजेंट है आपका क्या, स्टोमेटापोर, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या होती है कि इसमें जो होता है क्या करते हैं, यहाँ पर जो होता है कुछ सेलों का कलेक्शन होता है। अंडरस्टैंड? बैस्कुलर बंडल, ये आपका जो है बैस्कुलर बंडल है। अंडरस्टैंड? और यहाँ पे आपके जो है जब सेलों का कलेक्शन हो जाएगा तो इसके चारों तरफ ये सेलें क्या कर जाएंगी, कलेक्ट हो जाएंगी। अंडरस्टैंड? और जब ये सेलें कलेक्ट हो जाएंगी तो एक शीट का फॉर्मेशन करेंगी, वो थिक शीट होगी। अंडरस्टैंड? मतलब ये जब थिक शीट का फॉर्मेशन करेगी तो इसी का नाम हम देंगे क्या, बंडल शीट। अंडरस्टैंड? इसी का नाम देंगे हम बंडल शीट। अंडरस्टैंड? मतलब कि यहाँ से क्या होगा भाई, स्टोमेटल पोर है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से एंट्री करेगी, मेसोफिल सेल में जाएगी, मेसोफिल सेल में जाने के बाद फिर ये क्या करेगा, यहाँ पे आपका बंडल शीट में पहुँचेगा। तो अपनी एनाटमी को चेंज करने का मतलब ये हुआ कि ये मेसोफिल सेल से थोड़ा जो है डिस्टेंस बना लेता है। अंडरस्टैंड? और उसमें प्रेजेंट हो जाता है एक थिक शीट बन जाती है जहाँ पर सेलों का कलेक्शन होता है, ठीक है। और इस तरह की शीट का नाम रहता है पूरे सिस्टम का बंडल शीट। अंडरस्टैंड?
तो जब बंडल शीट जब ये बनेगा तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन जो है क्या करेगा, अब यहाँ से यहाँ तक जो है नहीं पहुँच पाएगा। अंडरस्टैंड। तो इस तरह से इस तरह का प्लांट जो होता है अपनी एनाटमी को चेंज करके, लीफ के एनाटमी को चेंज करके क्या करेगा, फोटो रेस्पिरेशन से बचना चाहेगा। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन न हो, इसलिए अपने को क्या कर लिया, बंडल शीट को थोड़ा सा मेसोफिल सेल से थोड़ा सा डिस्टेंस बना दिया। अंडरस्टैंड। नहीं तो पता चला कि तुरंत यहाँ पे आता और यहाँ कंडीशन होती तो कार्बन डाइऑक्साइड ना हो, जहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अधिक होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ना जा करके ऑक्सीजन जाएगा, और जब ऑक्सीजन एंट्री करेगा तो वहाँ पर इसको किसको प्रीफर करेगा, ऑक्सीजन को प्रीफर करेगा, तो वो बना देगा, फोटो रेस्पिरेशन करा देगा। अब फोटो रेस्पिरेशन कराएगा तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन भी नहीं होगा और एसिमिलेटरी पावर जो लाइट रिएक्शन में बनी है वो भी यूटिलाइज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के प्लांट जो होते हैं फोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए अपने एनाटमी को चेंज कर देते हैं और इसी तरह से कहा जाता है, इसका नाम क्रैंज एनाटमी। ठीक है, इस तरह की एनाटमी यदि होती है तो उसको हम क्रैंज एनाटमी कहते हैं। जबकि जितने C3 प्लांट होते हैं उसमें आपको बंडल शीथ नहीं मिलेगा। जिसमें बंडल शीथ मिल जाए, यदि किसी जो है प्लांट का TS ले, जैसे मेज है और इस तरह से प्लांट है जिसमें कि यदि TS उसका लें तो उसमें इस तरह का यदि स्ट्रक्चर मिल जाए तो समझ जाइए कि यहाँ पर जो है ये C4 प्लांट है। अंडरस्टैंड, क्योंकि इस तरह की एनाटमी उन्हें बना लिया। अब एनाटमी बनाया तो इस तरह की केल्विन साइकिल जो है कहाँ चलेगी, कैसे जो है फोटो रेस्पिरेशन को रोकेगा ये और किस तरह से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा, थोड़ा इसको देखते हैं। ये दो तरह की कंडीशन है। यहाँ पे आप जो है एक बना लीजिए ये पोजीशन, और दूसरी पोजीशन जो है ये आपकी हो गई ऐसे, इस तरह की पोजीशन। अंडरस्टैंड। अब यहाँ से जो है आप क्या कर लीजिए भाई, इसमें ये डबल मेम्ब्रेनस होती है, डबल मेम्ब्रेनस। अंडरस्टैंड। और ये भी आपका डबल मेम्ब्रेनस, ये भी डबल मेम्ब्रेनस। अंडरस्टैंड। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंडीशन होती है इस तरह की, ये जो है थोड़ा कटा होता है। अंडरस्टैंड। ये जो है गैपिंग। अंडरस्टैंड। तो इस पूरे सिस्टम का नाम देंगे, यहाँ पर ये पूरा जो सिस्टम है ये मेसोफिल सेल का है, मेसोफिल सेल। और ये हो गया आपका बंडल शीथ, बंडल शीथ। अंडरस्टैंड। मेसोफिल सेल एंड बंडल शीथ। अंडरस्टैंड। तो अब कंडीशन क्या होगी भाई कि अब यहाँ से जो है आपका, ठीक है, कि इस पोजीशन में जहाँ पे दो मेसोफिल सेल और बंडल शीथ ये जुड़ते हैं एक दूसरे से, जहाँ पे ज्वाइंट होता है, तो वहाँ पे किसके थ्रू ज्वाइंट होता है, ये आपका होता है प्लाज्मोडेस्मेटा। इसी का नाम देते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। अंडरस्टैंड। जो कि एक सेल को दूसरे सेल से क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा। अंडरस्टैंड। तो कंडीशन हो गई, ये मेसोफिल सेल हो गया और ये क्या हो गया, बंडल शीथ हो गई। अंडरस्टैंड। अब क्या होगा कि एटमॉस्फेयर CO2 प्लस H2O। अंडरस्टैंड। अभी आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, एस्टिमेटेड 4 के थ्रू सबसे पहले मेसोफिल सेल में आएगा। तो अब जैसे ही ये मेसोफिल सेल में आया, अंडरस्टैंड, तो अब ये तुरंत जो है कार्बोनिक एसिड में चेंज हो गया। अंडरस्टैंड। और जब ये कार्बोनिक एसिड में चेंज हुआ तो अब जैसे ये आपका आया कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे एक आपका प्राइमरी एक्सेप्टर होगा जिसका नाम दिया जाएगा फास्फोइनोल पायरुविक एसिड, और इसको शॉर्ट में हम राइट कर देते हैं PEP, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड। अंडरस्टैंड। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड फास्फोइनोल पायरुविक एसिड से क्या करेगी,
जुड़ जाएगी। अंडरस्टैंड। तो ये आपका फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, ये किस तरह का कंपाउंड है? 3 कार्बन कंपाउंड है। अंडरस्टैंड। और यहाँ जो है इसका क्या होगा? फिक्सेशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। अंडरस्टैंड। और जब एक कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई? यहाँ पे यहाँ जो बनेगा आपका C4 एसिड बनेगा। C4 एसिड जिसको हम बोलेंगे OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अंडरस्टैंड। जहाँ पे आपका ये प्रोडक्ट C4 एसिड हुआ और इसका नाम दिया ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, इसी बेस पर जो है इस तरह की साइकिल का नाम दिया जाता है C4 पाथवे या C4 साइकिल। अंडरस्टैंड। ये C4 साइकिल है। ये आपका C4 एसिड जब बन गया ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, तो अब इस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को सीधे ट्रांसफर कर दिया जाएगा किसमें? मेसोफिल सेल से बंडल सिथ में। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल इसका, ये आपका 3 कार्बन कंपाउंड है। और उसके बाद ये क्या है आपका? HCO3, क्योंकि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर RUBP ऑब्सेंट है, इसकी जगह पे प्रेजेंट है आपका PEP। अंडरस्टैंड। और जैसे ये क्या करेगा, दोनों में रिएक्शन होगा तो ये आपका 1 कार्बन यहाँ से मिल जाएगा और 3 कार्बन यहाँ है, तो ये आपका 4 कार्बन कंपाउंड बना लेगा, जिसको हम आप जेलो एसिटिक एसिड बोलेंगे। अब ये आपको जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा किसमें? मेसोफिल सेल से बंडल सिथ में। अब जब ये बंडल सिथ में ट्रांसफर कर दिया जाएगा C4 एसिड को, तो अब ये C4 एसिड क्या कर जाएगा? इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा। डीकार्बोक्सिलेशन। अंडरस्टैंड। और ये डीकार्बोक्सिलेशन जब होगा तो 1 कार्बन जो है यहाँ से रिलीज कर जाएगा। कहाँ से? C4 एसिड है जहाँ पर C4 कार्बन कंपाउंड है, तो 1 कार्बन जो है क्या कर गया? यहाँ से रिलीज हो गया, क्योंकि इसका डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। जैसे डीकार्बोक्सिलेशन होगा तब क्या कंडीशन होगी? जब ये डीकार्बोक्सिलेशन के साथ ये बनाएगा आपका C3 एसिड। क्या नाम देगा इसका? C3 एसिड। और C3 एसिड यही है आपका पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड। और एक जो है कार्बन यहाँ क्या कर जाएगा? यहाँ रिलीज हो जाएगा, तो यहाँ 3 कार्बन और यहाँ पर क्या हो गया? 1 कार्बन। अंडरस्टैंड। 1 कार्बन यहाँ क्या कर गई? रिलीज कर गई। अंडरस्टैंड। CO2। अंडरस्टैंड। तो अब ये आपका 3 एसिड बन जाएगा, C3 एसिड, जिसको हम पायरुविक एसिड बोलेंगे। तो अब ये पायरुविक एसिड जो है इनको सीधे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा कहाँ पे? इनको सीधे कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए? बंडल सिथ से मेसोफिल सेल में। अब इसका जो है C3 एसिड जो होगा, C3 एसिड, अब इनका क्या होगा? रीजनरेशन हो जाएगा, और रीजनरेशन हो करके अब ये फिर जो है बना देगा PEP, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। अब देखिए कि अब यहाँ से जो है आपका क्या हो गया? इस C4 एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होगा। डी का मतलब रिलीज कर गया क्या? कार्बन। 1 कार्बन। 1 कार्बन यहाँ से क्या कर गया? रिलीज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई यहाँ से, और बचा आपका 3 कार्बन। तो ये 3 एसिड बना लिया, जिसको हम पायरुविक एसिड कहेंगे। अब जब ये 3 कार्बन जब ये बन गया, ठीक है, तो अब 3 कार्बन को जो है कौन रिसीव करेगा? तब ये रिसीव करेगा यहाँ पे RUBP, रिबुलोज 1,5 बाई फॉस्फेट। अब ये रिबुलोज 1,5 बाई फॉस्फेट को कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ जोड़ेगा कौन? आपका रुबिस्को। अंडरस्टैंड। यहाँ पे जोड़ेगा रुबिस्को। अंडरस्टैंड। और रुबिस्को जो जोड़ेगा तो बंडल सिथ में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इसी प्रोसेस के थ्रू क्या करेगा? इंक्रीज होता रहेगा। और जब यहाँ पे बंडल सिथ में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा, उसका कंसंट्रेशन जब बढ़ेगा, तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को रुबिस्को क्या करेगा? RUBP पे जोड़ देगा। और जब ये RUBP पे जोड़ेगा तो आप याद करिए C3 साइकिल को थोड़ा सा, कि जब रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड को ले करके RUBP को जोड़ा रिबुलोज 1,5 बाई फॉस्फेट पे, तो वहाँ पर क्या बन गया? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। 3 कार्बन कंपाउंड के 2 मोल बन गए। अंडरस्टैंड। क्योंकि
5 कार्बन RUBP और 1 कार्बन यहाँ से मिल जाएगा तो 6 कार्बन हो जाएगा। अंडरस्टैंड। और इसको जुड़ने का काम कौन करेगा? रूबिस्को करेगा। जबकि C3 प्लांट में रूबिस्को कहाँ प्रेजेंट था? मेसोफिल सेल में प्रेजेंट था। जबकि यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ प्रेजेंट है बंडल शीथ में प्रेजेंट है। तो एक जो है केल्विन साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो एक कार्बन मॉलिक्यूल यहाँ मिल जाएंगे। अंडरस्टैंड। और जब ये कार्बन मॉलिक्यूल मिल जाएंगे तो इसी तरह जो है 6 टाइम यदि ये प्रोसेस ये चलेगा तो उस कंडीशन में ग्लूकोज का फॉर्मेशन ये बना लेगा। इन दोनों प्रोसेस इस तरह का जो है एनाटॉमी करने का केवल एक ही रीजन था, क्या? कि इसके अंदर जो है ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन न बढ़ने पाए। अंडरस्टैंड। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन न बढ़ने पाए तो क्योंकि जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो रूबिस्को हमारा क्या करेगा? ऑक्सीजन को प्रीफर करेगा और वहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन करा देगा। अंडरस्टैंड। तो फोटो रेस्पिरेशन को क्या करना है? रोकना है यहाँ पे। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो है फोटो रेस्पिरेशन को क्या कर दी गई? रोक दी गई। और इस तरह की एनाटॉमी जो कहलाती है इसको क्रांज एनाटॉमी कहते हैं। और इस तरह का जो है अंडरस्टैंड, इस तरह का पाथवे जो होता है इसको कहते हैं हैश एंड स्लैग पाथवे। हैश एंड स्लैग पाथवे, इसी का नाम देते हैं हैश एंड स्लैग पाथवे। अंडरस्टैंड। एक बार और देख लेते हैं। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आई आपका एटमॉस्फेयर से मेसोफिल सेल में। अंडरस्टैंड। और मेसोफिल सेल में जो है प्राइमरी एक्सेप्टर कौन पड़ा हुआ है? PEP पड़ा हुआ है, फॉस्फोनिल पार्विक एसिड। ये आपका 3 कार्बन कंपाउंड है और यहाँ से एक कार्बन मिल गया आपका तो ये बन गया 4 कार्बन कंपाउंड एसिड बन गया C4 एसिड। अब C4 एसिड को सीधे ट्रांसफर कर दिया जाएगा कहाँ पर? बंडल शीथ में। बंडल शीथ में क्या होगा? इसका डिकार्बोक्सिलेशन होगा, एक कार्बन रिलीज हो जाएगी और 3 कार्बन मिलकर के बना देगा एसिड, 3 एसिड, C3 एसिड। और C3 एसिड का नाम दे जाएगा पायरुविक एसिड। अब ये पायरुविक एसिड को सीधे बंडल शीथ से कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? यहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा किसमें? मेसोफिल सेल में। तब ये रिजनरेशन के थ्रू फिर ये PEP का फॉर्मेशन कर देगा। आगे बात सुन में। तो इस तरह की कंडीशन होती है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा जो इसके अंदर इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को रूबिस्को क्या करेगा? रिसीव करेगा। रिसीव करके RUBP पे जोड़ेगा और यहाँ से क्या करेगा? कार्बोक्सिलेशन करा देगा। कार्बोक्सिलेशन कराएगा तो यहाँ पे क्या हो गया? 5 कार्बन है और 1 कार्बन है, 6 कार्बन। तो 3 कार्बन कंपाउंड के 2 मोल बन जाएंगे। अब वही फिर केल्विन साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है आपका जो है क्रांच एनाटॉमी में, जिसको हैश एंड स्लैग साइकिल कहते हैं और C4 पाथवे कहते हैं। क्योंकि इसका एंड प्रोडक्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन का एंड प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन रहा है? C4 एसिड बन रहा है, इसीलिए इसको C4 साइकिल का नाम देते हैं। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन है हैश एंड स्लैग साइकिल या C4 पाथवे। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।